नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है किस्मत का खेल। शादी के 2 दिन बाद का समय था। ससुराल में अभी भी मेहमानों की आवाज़, मिठाइयों की खुशबू और नई बहू की हलचल बनी हुई थी। सरला जी खुशी से दमक रही थी। उन्हें लगा था कि आखिरकार उनके बेटे को अच्छी, समझदार और सुसंस्कारी बहू मिल गई थी। रिया लाल गोल्ड की महंगी साड़ी में कमरे में आई तो सरला जी मुस्कुरा कर बोली, बेटा ज़रा अपने ये जेवर और कुछ अंगूठियाँ निकाल कर मुझे दे दो। अभी बहुत लोग हैं, आते जाते रहते हैं, कहीं गिर जाए। अभी तो तुम्हें इन्हें सही से पहनना नहीं आता। अंगूठियाँ भी तुम्हारी अंगुली में सही से नहीं फिट हो रही थी, तो मेरे पास रहेगी तो मैं संभाल कर रख दूंगी। तुम बाद में शादी के ख़त्म होने के बाद ले लेना। यह बात उन्होंने प्यार, चिंता और अपनापन से कही थी। लेकिन रिया का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई, भौहें चढ़ गई। वह तीखे स्वर में बोली, अरे मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? माफ़ करना। भले ही मैं नई बहू हूँ, लेकिन ये मत समझिए कि आपके इशारों पर चलूँगी और जो कहेगी वही मैं भी करूँगी। मुझे उल्लू बनाने की सोचना भी मत। सब समझ आता है मुझे। मैं नहीं दूँगी आपको कोई गहने। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, सब संभाल सकती हूँ। इसीलिए आप ना पहले खुद को संभालिए, उसके बाद कुछ संभालना। आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी? सरला जी उसकी बातों से चौंक गई। बहू की जुबान इतनी तीखी थी, उन्हें आज एहसास हो रहा था। लेकिन वो जानती थी वह उन्हें गलत समझ रही हैं। इसीलिए उसने जल्दी से कहा, अरे बेटा, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इसीलिए कह रही थी कि सुरक्षित रहेंगे। घर में अभी अभी इतने लोग आए गए हैं और तुम नई। रिया ने बात बीच में ही काट दी। मम्मी जी, मैंने बोल दिया ना, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, आप पर भी नहीं। मेरे घर वालों ने भी साफ कहा था मैं अपनी चीज़ अपने पास रखूं। और फिर ये गहने मेरे मायके के हैं, मेरे हक के। इन पर किसी और का अधिकार नहीं। सरला जी को उसकी बात चुभ गई। फिर भी धीरे से कहा, अरे बेटा, अधिकार कौन ले रहा है? घर की परंपरा है। बहू के गहने मैं ही संभालती हूँ। रिया ने आंखें तरेर कर कहा, परंपरा? ये परंपराएं आप लोगों के लिए होंगी, मेरे लिए नहीं। और हाँ, एक बात साफ कर दूँ, मेरे गहने, मेरे पैसे, मेरी चीज़ें, ये सब मेरे पास ही रहेंगी। मैं आपको कुछ भी नहीं देने वाली। विनोद जी दूर से यह सब सुन रहे थे। पहली बार उनके मन में एक टीस उठी। सरला जी ने फिर प्यार से कहा, बेटा गलत ना समझना, हम तो बस। रिया ने फिर काट दिया। इस बार आवाज़ और कठोर दी, गलत मैं नहीं समझती। आप लोग ही शायद भूल गए होंगे कि अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसकी चीज़ें आप छुपा छुपा कर रखें। मैंने बोल दिया ना, बस। सरला जी के चेहरे पर शर्म, दर्द और अपमान सब दिखाई देने लगा। तभी रिया ने गुस्से में अंतिम वार किया, और एक बात मम्मी जी, मुझे ना डराने की कोशिश भी मत करना। जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा, ना आपकी तिजोरी में, ना आपके नियंत्रण में। सरला जी के हाथ कांप गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया इस घर में आई बहू बहू नहीं, लालच और घमंड की आंधी है। विनोद जी ने धीमे से पत्नी का हाथ पकड़ा, पर रिया कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर चुकी थी। सरला जी के हाथ अब भी हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी ने उनसे उनकी ही इज्जत छीन ली हो। विनोद जी ने धीरे से उनकी तरफ देखा।
उनकी आंखों में वही दर्द था जो सरला जी के दिल में धड़क रहा था। वे धीमे से बोले, सरला छोड़ो, बहू नई है, शायद कुछ दिन में सब ठीक हो जाए। पर सरला जी बस एक बात दोहरा रही थी, हमने तो सोचा था बहू आएगी तो घर में खुशियाँ आएगी, ये तो पहले दिन से ही तूफान ले आई। यही सोचते हुए दोनों चुप होकर अपने कमरे में चले गए। विनोद जी सरकारी अफसर थे जो अब रिटायर हो चुके थे। ईमानदारी, सादगी और सच्चाई उनके खून में बसती थी। सरला जी उनकी पत्नी एक हाउसवाइफ थी। पूरे मोहल्ले में उनकी सभ्यता, संस्कार और साफ दिल की मिसाल दी जाती थी। दोनों की जिंदगी में सबसे बड़ा सुख था उनका बेटा यश। यश उनकी आंखों का तारा था। उसे बड़े नाजों से पाला था। हर कसौटी पर उसे सपोर्ट किया। हर मुश्किल में उसके लिए ढाल बनकर खड़े हुए। घर छोटा था पर दिल बड़े थे। ख्वाहिशें कम थी पर खुशियाँ बहुत थी। यश पढ़ाई में होशियार, बोलचाल में सादा हुआ और सबसे बड़ी बात दिल का साफ, बिल्कुल अपने माता पिता के जैसा। सरला जी उसकी हर पसंद जानती थी। कौन सी सब्जी खाता है, कौन सी शर्ट पसंद है और कॉलेज से आते ही कैसे चाय चाहता है। विनोद जी उसकी हर सफलता पर फूल जाते। यश भी माता पिता से बेहद प्यार करता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही घर में शादी की बात शुरू हुई, सब कुछ बदलने लगा। यश का रिश्ता रिया से तय हुआ। बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी, शहर में पली बढ़ी, आत्मविश्वास से भरी और अपने मन की करने वाली लड़की। ये तो उन्हें आज पता चला था। सुना था रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार इनका उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब रखती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। शादी के दिन रिया ने बेहद खूबसूरत लगकर सबका दिल जीता, पर शादी के अगले ही दिन वही लड़की सरला जी को ताने मारते हुए बोली, और हाँ मम्मी जी, मुझे डराना मत, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, ना आपकी तिजोरी में ना आपके कंट्रोल में। सरला जी के दिल में पहली दरार पड़ी थी। विनोद जी और सरला जी ने भारी दिल से सभी मेहमानों को विदा किया। अगली सुबह सूरज कब का निकल चुका था। घर में चाय की खुशबू फैल चुकी थी, पर रिया अब भी कमरे में कंबल ओढ़े गहरी नींद में सोई हुई थी। सरला जी ने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे और अभी तक उनकी नई बहू का कोई भी अता पता नहीं था। इसीलिए उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। रिया बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई है, नाश्ता भी बन गया है, लेकिन तुम्हारी कुछ रस्में बाकी हैं। अंदर से रिया की भरी भरी चिढ़ी हुई आवाज़ आई, क्या है, सोने भी नहीं देते क्या इस घर में? सुबह सुबह कौन से खेत में हल जोतने जा रहे हो जो इतनी जल्दी उठ जाऊं? सरला जी थोड़ा सा झेंपी, बेटा इतनी देर तक सोना ठीक नहीं, घर में काम भी है और तुम नई बहू हो, कुछ रस्में करनी है। इससे पहले वो बात पूरी करती, रिया ने दिल मिलाकर चिल्ला दिया, काम? मैं कोई नौकरानी बनने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, और ये मेरा मायका भी नहीं कि कोई मुझे नींद से जगाए। इसीलिए जो करना है करिए, मुझे यहाँ पर सोने दीजिए। सरला जी का चेहरा उतर गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जिसने शादी के वक्त सिर झुकाकर साड़ी का पल्लू संभालते हुए मीठी बातें की थी। तभी यश बाहर से कमरे में आया, ऑफिस के लिए तैयार। रिया उठो ना, मम्मी सही कह रही है, अब दिन निकल गया।
रिया तड़प कर उठ बैठी, बाल बिखरे, चेहरा गुस्से से लाल। वह चीखी, तुम चुप रहो यश, तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? सुबह आंख खुलते ही आपका बस आदेश शुरू। उठो, ये करो वो करो, मुझे नहीं करना। मैं कल ही बोला तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। यश ने शांत रहने की कोशिश की। रिया, इतना भी क्या, बस सुबह उठना ही तो। रिया फिर भड़क उठी, हाँ और क्या, मेरी ज़िंदगी में दखल देने का नया तरीका ढूंढ लिया है। मुझे सोना है तो सोऊंगी। तुम लोग कौन होते हो मुझे टाइम बताने वाले? सरला जी का दिल बैठ गया। उन्होंने यश को देखा, पर वह भी रिया के तेवर देखकर घबरा चुका था। रिया ने तकिया पीछे फेंकते हुए कहा, अगर इस घर में सुबह देर तक सोना भी गुनाह है तो फिर मुझे बता दो, शादी करके क्या जेल में आ गई हूँ? विनोद जी बाहर बैठे सब सुन रहे थे। उन्होंने हल्का सा सिर उठाकर आह भरी, ये लड़की, ये तो कल की भी आगे निकलेगी। रिया ने ताना मारा, बस जाओ आप सब बाहर, मुझे स्लीप करना है, मेरा मूड मत खराब करो सुबह सुबह। और उसने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। सरला जी की आंखें भर आई। वह मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रही थी। वे धीरे धीरे मुड़ी और रसोई की तरफ जाने लगी, पर कदम भारी थे, जैसे हर कदम में दर्द दबा हो। तभी विनोद जी उठकर उनके पास आ गए। उन्होंने बहुत कोमलता से सरला जी का हाथ पकड़ा। अरे सुनो, इतनी दिल पर मत लो। उनकी आवाज़ में सुकून था, पर भीतर से वे खुद भी टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। सरला जी मुश्किल से बोली, विनोद जी, क्या यही दिन देखने थे? पहले ही हफ्ते में इतनी बातें। विनोद जी ने गहरी सांस ली, अपनी पत्नी को बैठाया और बोले, सरला, बहू नई है, नई नई शादी, नया माहौल, थोड़ा समय दो। हो सकता है अभी उसका मन घबराया हो या उसके घर में ऐसे ही रहते हो। सरला जी ने आंखें पोंछी, पर इतनी तेज आवाज़ में इतनी बदतमीजी, ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। विनोद जी ने उनकी बात बीच में पकड़ते हुए कहा, जानता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पर हम बड़े हैं, अगर हम ही तिल का पहाड़ बना लेंगे तो घर कैसे चलेगा? उन्होंने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की। चलो आज रहने दो। यश भी असहज हो गया था। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। सरला जी ने धीरे से सिर हिलाया, पर दर्द अभी भी आंखों में साफ दिख रहा था। उसी समय यश भी धीरे से बाहर आया, चेहरा झुका हुआ। माँ को देखकर अपराध बोध में डूबा हुआ उसने डरते डरते कहा, मम्मी प्लीज़ आप बुरा मत मानना। रिया कभी कभी ऐसे बोल देती है, मैं उसे समझा दूंगा। विनोद जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा तुम परेशान मत हो, किसी को कुछ मत बोलो, अभी शादी को बस कुछ ही दिन हुए हैं। पर सरला जी ने बस इतना कहा, ठीक कह रहे हैं आप, आजकल की लड़कियां, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती होगी दूर होने में। हम तो पहले कुछ बोल ही नहीं पाते थे, इसीलिए वेट करते हैं। उनकी आवाज़ में मजबूरी भी थी और दर्द भी। उस दिन दोपहर में रिया आखिर कमरे से बाहर आई, सूजे हुए गाल, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर कोई शर्म नहीं। सरला जी ने सोचा चलो अब ठीक से बात कर लूँगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था आज असली झटका उन्हें मिलने वाला है। रिया सोफे पर बैठते ही बोली, मम्मी जी मुझे आपसे 25,000 रुपये चाहिए। सरला जी चौंक गई। अरे सब ठीक है ना बेटा, क्या हुआ, इतने पैसे किस लिए बेटा? रिया ने चिप्स खाते हुए बिना उनकी तरफ देखे कहा, यश ने आपको बताया नहीं क्या? मेरी एक दोस्त है नेहा,
और उसकी बर्थडे पार्टी है। मुझे एक ड्रेस लेनी है, मेकअप और भी कुछ चीज़ें हैं, इसीलिए मुझे पैसे चाहिए और हाँ, कैश चाहिए। मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं ऐसे सस्ती चीज़ें नहीं पहन सकती। उसकी बातें सुनकर सरला जी हैरान हो जाती है। उन्होंने अपने पति की तरफ देखा। विनोद जी अखबार से नज़र उठाते हैं, लेकिन रिया बेटा, अभी तो शादी को 1 हफ्ता हुआ है। तुम्हारे पापा ने इतना सामान दिया है, इतने सारे कपड़े दिए हैं, बल्कि यहाँ से भी इतनी साड़ियाँ दी गई है, फिर गहने भी। जिस पर रिया ने पैर पटक कर कहा, ओहो प्लीज़ फादर जी, आप किस ज़माने में जी रहे हो? मुझे ये सब नहीं पसंद, वो सब तो ओल्ड फैशन है। हमें मॉडर्न तरीके से जीना है, जो आप लोग नहीं समझेंगे। इसीलिए मुझे बस पैसे दे दीजिए। सरला जी प्यार से समझाने लगी, बेटा, घर में खर्चे होते हैं, इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक बार में सही नहीं है। और तुम नई बहू हो। रिया का चेहरा तमतमा उठा। उसने सास के सामने हाथ का बैग पटका। ओहो, अब तो हद हो गई मम्मी जी, आपका क्या मतलब है? मैं यहाँ शादी करके भीख मांगने आई हूँ, जो बार बार सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। आपके बेटे से शादी की है, कोई फ्री का काम तो नहीं किया। इतनी बड़ी फैमिली और इतने अमीर हैं, उस पे आपको किस बात का सोचना पड़ रहा है? आपके बेटे से मांगी थी मैंने, लेकिन उसने कहा कि वह सारे पैसे आपको देता है, इसीलिए आप मुझे मेरे पति की कमाई तो दीजिए। वे फालतू मुझसे सवाल मत करिए, समझी आप? जिस पर विनोद जी अब गुस्से से बोले, रिया, यह क्या तरीका है अपनी सासू माँ से ऐसी बात करने का? इस पर रिया कुछ बोलती, तभी उसने देखा यश ऑफिस से आया है। शनिवार था तो जल्दी घर आ गया। रिया ने उसे देखते ही फटाफट ड्रामा शुरू कर दिया। यश, ये देखो तुम्हारे पापा कैसे मुझसे बात कर रहे हैं। कोई अपनी नई बहू से इस तरीके से बात करता है? और तुम्हारी मम्मी मुझे पैसे नहीं दे रही, कह रही है कि मैं फालतू खर्चा करती हूँ। यश थका हुआ था, बिना कुछ समझे माँ पर चिल्ला पड़ा, मम्मी दे दो ना उसको पैसे, नई शादी हुई है, कुछ तो छूट दे। क्यों इतना तमाशा हो रहा है? पैसे ही तो हैं, दे दो ना। हमारे पास क्या पैसों की कमी है? सरला जी हक्की बक्की रह गई, वह बोल भी नहीं पाई। रिया मुस्कुराई, चाल सफल हो चुकी थी। उसने ताना मारा, देखा, मेरे पति समझते हैं मुझे, कुछ लोग नहीं समझते तो उनकी समस्या है। और यश का हाथ पकड़कर बोली, चलो बेबी, 25,000 निकालो, और हाँ, अगली बार पॉकेट मनी 30,000 करना, ठीक है ना? सरला जी ने पहली बार महसूस किया, लड़की को पैसे से प्यार है, उनके बेटे से नहीं। विनोद जी की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। ये लड़की ये घर को चूस कर छोड़ेगी। यश रिया की बातों में आकर अलमारी की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे, पर दिमाग पूरी तरह रिया के जाल में फंसा हुआ। वह अलमारी खोलकर चाबियों से लॉकर निकाला। 25,000 के 3 नए, बिल्कुल नए नोटों का बंडल निकाला और चुपचाप रिया की हथेली में रख दिया। रिया ने पैसे ऐसे पकड़े जैसे कोई बच्चा अपनी मनपसंद टॉफ़ी पाता है। उसके चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान फैल गई। थैंक यू बेबी, अब मेरी शॉपिंग पर कोई रोक टोक नहीं, ओके? उसने प्यार से यश के गाल थपथपाए और हाई हील की टक टक करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते एक ताना भी दे गई, और हाँ मम्मी प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाया करो, सुबह सुबह मूड ऑफ हो जाता है। फिर वह बड़े स्टाइल से अपना बैग उठाकर बोली, मैं निकल रही हूँ, शाम को देर होगी,
मॉल जाना है, फिर पार्लर अपॉइंटमेंट भी है। दरवाज़ा बंद हुआ और घर में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। रिया के जाने के बाद सरला जी धीरे धीरे यश के पास आई। उनकी आवाज़ शांत थी पर टूट चुकी थी। बेटा, मुझे एक बात कहनी है, नाराज़ मत होना। यश सोफे पर बैठा था, हाथों में मोबाइल, चेहरा चिड़चिड़ाहट से भरा। क्या बात है मम्मी, फिर क्या हुआ? सरला जी बैठी, गहरी सांस लेते हुए बोली, यश, वो लड़की पैसे संभाल कर नहीं रखेगी। तुम्हें समझाना चाहिए, घर का खर्चा देखकर चलना पड़ता है। यश ने मोबाइल एक तरफ फेंक दिया और सिर पकड़ लिया। ओह गॉड मम्मी, आप क्यों मेरा दिमाग खराब करती रहती हो? सरला जी ठहर गई। एक पल को तो आवाज़ ही नहीं निकली उनसे। मैं सिर्फ समझा रही थी बेटा। यश और ज़ोर से बोल पड़ा। हर बात में टोकना ज़रूरी है क्या? रिया मेरी पत्नी है, उस पर खर्चा कर रहा हूँ, किसी गैर पर नहीं। विनोद जी दूर से यह सब देख रहे थे। उनका दिल बैठ गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा उनका बेटा माँ के सामने आवाज़ उठा रहा है, और वो भी एक नौटंकी करने वाली लड़की की वजह से। सरला जी की आंखें भर आई, आवाज़ कांप गई। मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रही हूँ। यश ने फिर झुंझलाते हुए सिर पकड़ लिया। मम्मी प्लीज़ मत सोचिए, वैसे ही परेशान हूँ, और परेशान मत करिए। प्लीज़ ड्रामा मत करो अभी। यह सब सुनकर विनोद जी एकदम उठ खड़े हुए। उन्होंने यश को तेज नज़रों से देखा। बेटा, बात करने की एक मर्यादा होती है। यश चुप हो गया, पर घर का माहौल फिर से जख्मों से भर गया था। वह कमरे में चला गया। वही विनोद जी सरला जी को समझाया, लेकिन बहू की बातें उनके जहन से नहीं निकल रही थी। पूरे दिन बहू के आने के वेट किया। बहू आई तो आधी रात हो चुकी थी। घर की घड़ी 12:45 दिखा रही थी। सरला जी लाइट बंद भी नहीं कर पा रही थी। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। कहाँ चली गई ये लड़की? तभी बाहर गाड़ी के ब्रेक की आवाज़ आई। सरला जी झट से उठ गई, दरवाज़ा खोला और यह लड़खड़ाती हुई अंदर आई। उसके चेहरे पर भारी मेकअप फैला हुआ था, बाल अस्त व्यस्त, और उसके कदम ऐसे डगमगा रहे थे जैसे ज़मीन भी उससे झूल रही हो। शराब की तीखी महक दूर से ही आ रही थी। सरला जी का दिल धक से रह गया। रिया, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? उनकी आवाज़ कांप रही थी, दुख से भी और शर्म से भी। रिया ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, ओहो मम्मी प्लीज़ स्टार्ट मत हो जाइए अभी। वह सीधे सोफे पर गिरती हुई बैठ गई, हिल्स एक तरफ फेंक दी। सरला जी आगे बढ़कर बोली, बहू यह ठीक नहीं है। तुम नई नई शादी की हुई लड़की हो, आधी रात को इस हाल में आना शराब पीकर, ये क्या तरीका है? क्या कहेंगे लोग बाहर के? ससुराल की कुछ तो इज्जत करो। रिया ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, आप क्या पुराने ज़माने की सोच लेकर बैठी हुई हैं? कौन सी इज्जत? हाँ, आपकी इज्जत क्या मेरे शराब पीने से कम हो जाती है क्या? मैंने चोरी थोड़ी की है, शराब पी है और पी भी सकती हूँ। ये 18वीं सदी का घर नहीं है, ओके? सरला जी के हाथ कांप गए। पर बहू, तेरी इज्जत भी तो है, घर की मर्यादा भी। रिया बीच में ही झल्ला कर चिल्ला पड़ी, मर्यादा? मर्यादा आपके लिए होगी मम्मी। मेरी मर्यादा ही मेरी ज़िंदगी, और मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे जीऊँगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि यश का कमरा भी खुल गया। यश बाहर आया और रिया को इस हालत में देखकर पहले तो चौंका, फिर तुरंत उसकी तरफ दौड़ गया। रिया, क्या हुआ? तुम ठीक हो?
रिया ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, बेबी मैं पार्टी में थी, फन किया बस, और तुम्हारी माँ तो यहाँ जज बनने बैठी है। यश ने अपनी माँ की तरफ देखा, आंखों में नाराजगी। मम्मी, रिया को क्यों डांट रही हैं आप? इतना तो हर लड़की करती है। सरला जी स्तब्ध रह गई। यश, ये हाल, ये शराब, क्या यह ठीक लगता है तुम्हें? यश ने झुंझला कर जवाब दिया, मम्मी प्लीज, रिया मेरी पत्नी है, मैं उसे समझ लूँगा, आप हर बात में दखल मत दीजिए। रिया मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो। सरला जी का दिल टूट चुका था। वह धीरे धीरे दीवार पकड़कर पीछे हट गई। यश ने रिया का हाथ पकड़ा और बोला, चलो बेबी अंदर, तुम्हें आराम चाहिए। और वह रिया को कमरे में ले गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। सरला जी वहीं खड़ी रह गई, आंखें नम, दिल भारी, और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, क्या यही बहू चुनी थी हमने? क्या हमारा बेटा इतना बदल जाएगा? घर में सन्नाटा था, लेकिन उस माँ के दिल में तूफान उठ चुका था। विनोद जी सो चुके थे, लेकिन सरला जी पूरी रात नहीं सो पाई, और यही कारण था कि उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, चक्कर भी आ रहे थे। विनोद जी ने 10 बजे के करीब उन्हें देखा तो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उनका टेम्परेचर चेक किया और फिर बोले, सरला, दवाई ख़त्म हो गई है, मैं अभी जा कर ले आता हूँ। रिया ने सुन लिया, तुरंत आगे बढ़कर मीठी आवाज़ में बोली, अरे पापा जी, आप क्यों जाएंगे? मैं ले आती हूँ ना, आप भी पैसे दे दीजिए, मैं अभी मेडिकल स्टोर होकर आती हूँ। ये सुनकर विनोद जी हैरान रह गए कि बहू इतनी जल्दी से कैसे बदल गई, कि इतनी फिक्र कर रही है। लेकिन उन्होंने 4000 रुपये रिया को दिए। रिया ने पैसे लिए और मुस्कुराई, और कमरे में जाकर कपड़े बदलते हुए खुद से बोली, 1000 में तो अच्छा फेशियल हो जाएगा। हाँ, दवाई लेने का कोई इरादा नहीं था। वह सीधे ब्यूटी पार्लर पहुंची। महंगे फेशियल, हेयर स्पा और ऊपर से नेल आर्ट, पूरे 2300 रुपये उड़ा कर वापस घर आई। घर आते ही उसकी एक्टिंग शुरू। ओहो मम्मी जी, मेडिकल में दवाई नहीं थी, कह रहे थे शाम तक आएगी। सरला जी ने चिंतित होकर कहा, अरे बेटा, मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे थे। रिया बोरियत से फ़ोन स्क्रॉल करती हुई बोली, प्लीज़ मम्मी जी, थोड़ा संभाल के, मैं बहुत थक गई हूँ। पार्लर, फिर रुककर बोली, मेरा मतलब बाजार के चक्कर में। सरला जी ने विनोद जी को देखा। दोनों समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चुप रहे। उसी शाम जब यश आया, रिया ने फिर ड्रामा शुरू किया, बेबी, तुम्हारा घर तो बहुत डाउन मार्केट है, मेडिकल में दवाइयाँ तक टाइम पे नहीं आती। मेरी मम्मी के यहाँ तो सब पहले से घर पहुँच जाता था। यश माँ को घूर कर बोला, मम्मी, आप लोग रिया का ध्यान क्यों नहीं रख पाते? सरला जी के लिए यह सबसे बड़ा दर्द था। गलती रिया की थी और डांट उन्हें पड़ रही थी। रिया मुस्कुराकर कमरे में चली गई। चेहरा चमक रहा था, मानो चुपचाप कह रही हो, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरा घर मेरे हिसाब से चलेगा। 3 दिन बाद विनोद जी बैंक जाने की तैयारी कर रहे थे। सरला जी तिजोरी खोलकर पासबुक निकाल रही थी। रिया दूर से यह सब देख रही थी। उसकी नज़र सीधे तिजोरी पर पड़ी। सोने के सेट, चूड़ियाँ, चैन, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत प्यारी अदाकारी वाली आवाज़ में कहा, मम्मी जी, ये चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है, शादी के टाइम पहन लेती तो कितनी फ़ोटो अच्छी आती। सरला जी मुस्कुराई, अरे बेटा, शादी में तो नई चीज़ें ही दी जाती है।
रिया ने झुककर चूड़ियाँ उठाने की कोशिश की। तभी सरला जी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, रहने दो बेटा, ये थोड़ी ढीली है, कहीं गिर ना जाए। वह बस चिंता कर रही थी, लेकिन रिया का चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने उसकी तौहीन कर दी हो। उसने झट से हाथ खींचा और बोली, ओह, मतलब मुझसे गिर जाएंगी? मुझे संभालना नहीं आता? आपको लगता है मैं चीज़ें खराब कर दूंगी? सरला जी घबरा गई। अरे नहीं बेटा, मैंने तो बस। लेकिन रिया तेज आवाज़ में बोलती गई, आप समझ आया, आपको लगता है मैं लालची हूँ, आपके गहनों पर नज़र रखूँगी, इसीलिए हाथ नहीं लगाने दिया, है ना? इतना बोलकर कमरे से बाहर निकल गई। सरला जी सदमे में बैठी रह गई। विनोद जी ने तिजोरी बंद की और बोले, ये बहू का गुस्सा सही नहीं है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। शाम को जब सब अपने कमरों में थे, रिया दबे पांव स्टोर रूम में गई, जहां तिजोरी रखी थी। उसने देखा उसके गुस्से के चक्कर में सरला जी तिजोरी बंद करना भूल गई थी। उसने तिजोरी खाली नहीं थी, बल्कि एक सेट और 4 चूड़ियों का बॉक्स अलग छुपा दिया अपनी साड़ी के ढेर में, ताकि बाद में मौका मिलते ही ले जाए। कमरे में आकर खुद से बोली, थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगी, पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन सरला जी तिजोरी खुली देख परेशान हो गई। उन्हें लगा भूल गई होगी, लेकिन जब अंदर देखा तो गहने नहीं थे। उनका दिल गले में अटक गया। वह परेशान होकर बोली, अरे ये कंगन और सेट कहाँ गए? रिया मुंह पर मासूमियत चढ़ाकर बोली, कौन सा सेट मम्मी जी? वो वाला जो कल दिखा था। रिया ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। आप फिर वही शुरू कर दिया, कल भी मुझे छूने नहीं दिया, आज कह रही हैं कि गायब हो गया। फिर जोर जोर से रोने लगी। यह सुनिए, मम्मी जी मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। यश कमरे में आया और चिल्लाया, मम्मी ये सब क्या है? हर बात में रिया को टोकना रोकना यह ठीक नहीं है। सरला जी की आंखें भर आई। गलती उनकी नहीं थी, लेकिन रिया ने बात ऐसी पलटी कि वह खुद ही संदिग्ध लगने लगी। रिया दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था, पहला सामान सुरक्षित, अगला मौका देखते हैं। सरला जी हतप्रभ थी। बेटा, तिजोरी खुली थी, गहने नहीं मिल रहे। रिया तुरंत बीच में कूदी और सीधा इल्ज़ाम मुझ पर। क्या पता किसी नौकर ने किया हो। हर बार मैं ही क्यों टारगेट होती हूँ? क्या इस घर की हर गलती मैं ही करूँ? यश गुस्से से भड़क पड़ा। बस मम्मी, आपको हर चीज़ में शक क्यों होता है? मेरी पत्नी कोई चोर है क्या? अगर आपने फिर से किया तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ से दूर ले जाऊँगा। एक पल में सारी बात उलट गई। सरला जी कुछ कह भी नहीं पाई। रिया उन्हें ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे अभी एक और आरोप लगा देगी। यश रिया का हाथ पकड़कर बोला, चलो रिया, यहाँ कोई समझने वाला नहीं है। दोनों कमरे से चले गए। दरवाज़ा बंद। सरला जी वहीं तिजोरी के पास बैठ गई। पलकों से आंसू टपकते रहे। उनके सीने में दर्द भरता जा रहा था। क्या सच में मैं पागल लगती हूँ सबको? क्या मेरी ही गलती है हर बात में? वहीं दरवाजे पर विनोद जी खड़े थे। सब सुन चुके थे, सब समझ चुके थे। उन्होंने धीमे धीमे कदम बढ़ाए, सरला जी के पास बैठ गए। विनोद जी ने सरला का हाथ अपने हाथों में लिया। सरला, अब बस। उनकी आवाज़ भारी थी। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सम्मान दिया इस लड़की को, पर पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। सरला जी ने कांपती आवाज़ में कहा, पर क्या करे विनोद, बेटा भी तो उसी के साथ खड़ा है। विनोद जी गहरी सांस लेकर बोले, हम करने देंगे तो वह और बढ़ेगी। यह शुरुआत है सरला। आज गहने, कल पैसे, फिर बेटा, और फिर। उन्होंने रुक कर सरला जी की आंखों में देखा। घर तबाह हो जाएगा।
सरला जी की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन पहली बार उनमें डर नहीं, सत्य की चमक थी। विनोद जी ने दृढ़ आवाज में कहा, अब कदम हमें ही उठाना होगा। सरला जी हकबका गई, कदम कौन सा? विनोद जी ने होठ भींचते हुए कहा, सच्चाई सामने लानी होगी। रिया को रंगे हाथ पकड़ना होगा और यश के सामने उसका चालाक चेहरा लाना ही होगा। सरला जी ने धीमे से पूछा, और अगर यश फिर भी हमारी ना सुने? विनोद जी ने हाथ कसकर थामा, तो फिर हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अपने घर को एक चालाक लड़की के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। सरला जी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। रिया कमरे में हाई म्यूजिक चलाकर नाच रही थी। उसे पता भी नहीं था उसकी चालाकी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 2-3 दिनों तक घर में अजीब सी खामोशी छाई रही। सरला जी पहले की तरह काम करती रहीं, लेकिन दिल में एक ही बात, इस बार मैं रुकूंगी नहीं, सत्य सामने ला कर ही दम लूंगी। रिया अपनी ही दुनिया में खुश थी। महंगे कपड़े, ऑनलाइन शॉपिंग, मॉल घूमना, ब्यूटी सेशन। वो मान बैठी थी कि अब इस घर पर सिर्फ उसी का राज है। लेकिन विनोद जी और सरला जी अब सतर्क थे। हर हरकत, हर चाल, हर आवाज़ पर नज़र रख रहे थे। और एक रात करीब 1 बजे रात घर में सन्नाटा था। रिया अपने कमरे से चुपके से निकली। उसके कदम बेहद हल्के थे, आंखें तिजोरी पर गड़ी थी। वो फुसफुसाई, आज वो डायमंड ईयररिंग्स ले आ जाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसे यह नहीं पता था कि उसकी हर चाल पर नज़र है। वही सरला जी सो नहीं रही थी। वह स्टोर रूम के पास कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। हाथों में मोबाइल था और रिकॉर्डिंग ऑन थी। जैसे ही तिजोरी खुलने की हल्की सी आवाज़ आई, उनकी आंखें फैल गई। उन्होंने वहीं से फुसफुसाया, विनोद आओ। कुछ सेकंड बाद विनोद जी भी आ गए। दोनों दरवाजे के बाहर खड़े होकर स्पष्ट सुन रहे थे। तिजोरी की चाबी घूमने की आवाज़, बॉक्स खिसकने की आवाज़ और रिया की धीमी हंसी। वाह, ये तो बढ़िया है, अब 3-4 ले जाऊंगी। मम्मी जी तो भूल जाती हैं, उन्हें लगेगा कहीं रख दिया होगा। सरला जी के हाथ कांप रहे थे, आंसू भी आ गए। उनकी बहू, उनकी तिजोरी, ऊपर से चोरी। विनोद जी ने दृढ़ता से उनका हाथ पकड़ा। बस सरला, अब सब सही हो जाएगा। रिया चोरी करके खुशी खुशी अपने रूम में चली गई। वही सुबह होते ही सरला जी ने पूरे घर के सामने तिजोरी खोली। यश भी वहीं था, फोन पर था, लेकिन उनके हाव भाव देखकर चौंक गया। सरला जी रोते हुए, बेटा, फिर गहने गायब हो गए। इससे पहले कि यश कुछ बोल पाता, रिया भी आ गई और वही पुराना नाटक चालू। हे भगवान, अब भी मैं ही चोर? कब तक मुझे बेचारा बनाओगी मम्मी जी? यश भड़कने ही वाला था कि विनोद जी गरज पड़े, बस अब एक शब्द भी मत बोलो, आज सब के सामने सच्चाई बताऊंगा। रिया के चेहरे पर पहली बार घबराहट उतर आई। विनोद जी ने मोबाइल उठाया। उन्होंने वीडियो चलाया पिछली रात का। तिजोरी खुल रही थी, बॉक्स खिसक रहा था और रिया की आवाज़ गूंज रही थी, आज डायमंड वाले ले जाती हूँ, मम्मी जी तो भूल जाती है। रिया का चेहरा सफ़ेद हो गया। यश का हाथ कांप गया। सरला जी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। यश हकलाया, रिया, ये सब क्या है? रिया चिल्लाई, ये झूठ है, वीडियो मॉफर्ड है, नकली है। पर तभी विनोद जी ने पिन कोड दर्ज करके रिया के कमोड टेबल के अंदर रखी उसी चूड़ियों का बॉक्स निकाल लिया जहां वो छिपा कर रखती थी। डायमंड ईयर रिंग्स भी उसी कपड़ों के ढेर में मिले।
जहाँ रात को छुपाए थे। अब रिया पूरी तरह पकड़ी जा चुकी थी। यश यह सब देखकर हक्का बक्का था। उसने धीमी आवाज में कहा, रिया क्यों? हमारा भरोसा, मम्मी पापा का तुमने सब तोड़ दिया। रिया गुस्से और डर के मिश्रण से बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब आपकी माँ ने फंसाने के लिए किया है। यश ने चीख मार कर कहा, ले बस, अब और नहीं। रिया अब भी बचने की कोशिश कर रही थी, रोना, चीखना, झूठ बोलना, पर अब यश भी समझ चुका था। जिस प्यार को वह समझ रहा था वो सिर्फ लालच था। रिया चिल्ला चिल्ला कर खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करती रही, पर गहने उसके कपड़ों में छुपे मिले थे। वीडियो भी उसके खिलाफ था। इस बार कोई बहाना काम नहीं आया। यश दीवार से टिक कर बैठ गया, चेहरे पर शर्म, गुस्सा, पछतावा, सब कुछ एक साथ। वह कांपती आवाज में बोला, रिया मुझे लगा तुम मेरे साथ घर बनाओगी, लेकिन तुमने तो इस घर को तोड़ने का ही काम किया। रिया की आंखें लाल हो गई। उसने व्यंग से कहा, अच्छा तो अब तुम्हारी माँ की सारी बातें सच हो गई, मैं ही बुरी हूँ। विनोद जी ने गंभीर आवाज में कहा, बुराई किसी की नहीं होती, कर्मों की होती है, और तुम्हारे कर्म अब छुप नहीं सकते। रिया को लगा यश उसे बचाएगा, पर उसने ठंडी आवाज में कहा, रिया आज के बाद तुम इस घर में तभी रहोगी जब मम्मी पापा तुम्हें रहने देंगे, क्योंकि तुमने सबसे ज़्यादा उन्हें चोट पहुंचाई है। यह सब सुनकर रिया सन्न रह गई। अब कोई उसके बचाव में नहीं था। वह चिल्लाई, ठीक है, अच्छा है, बट अब नहीं रहना मुझे ऐसे घर में। भागते हुए कमरे में गई, अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गई। उसे डर था कि वो यहाँ से निकली तो बाहर कौन अपनाएगा। रिया गुस्से में बोली, मैं वापस आऊँगी अपने हक के लिए। सरला जी ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, हक कमाया जाता है, जबरन छीना नहीं जाता। अगर तुमने फिर से ये किया तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। अभी भी देर नहीं हुई है, इसीलिए हमारी खामोशी का इम्तिहान मत लो। रिया के पांव लड़खड़ा गए। उसने किसी तरह घर छोड़ा। गेट बंद हो गया। पहली बार घर में भारीपन की जगह सुकून उतरता महसूस हुआ। यश अपनी माँ के कदमों में बैठ गया। गालों पर आंसू बहाते हुए बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। मैं रिया की बातों में आ गया था, आप पर शक किया, आपको गलत कहा। सरला जी के आंसू अब बह रहे थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, उनके बेटे की समझ लौटने के थे। उन्होंने उसे उठाया। बेटा, माँ को दुख तब होता है जब उसका बेटा उससे दूर हो जाए। आज तू वापस आ गया, अब सब ठीक है। विनोद जी ने यश के कंधे पर हाथ रखा। गलती का एहसास होना सबसे बड़ी जीत है। कुछ महीनों में रिया और यश का तलाक हो चुका था। वह आखिरी तक खुद को सही साबित ही करती रही थी, लेकिन यश को भी समझ आ चुका था। कुछ लोग कभी भी नहीं समझते, इसीलिए उसने उसे जाने दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।